सॉल्यूशन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। आपको जैसे पता है अपन लास्ट लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली थी। हमें मेनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करना था, जिसमें थी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो दो ऊपर वाली हैं दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसे अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन जो बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास वो कौन सी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे अपन डेल्टा TF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसकी बात करते हैं। बड़ा आसान है इसे समझना। जैसे कि समझो यार कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है। आपके पास क्या है? कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है। आप उसमें क्या करो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो। क्या करो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो। और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, आपको पता है वेपर प्रेशर का क्या होने वाला है? वेपर प्रेशर तो कम होने वाला है, लेकिन उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखो कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या होने वाला है? कम होने वाला है। इस पॉइंट को अपन एक ग्राफ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किस तरह से? जैसे कि समझो अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ यहां पर फॉर्म करता हूं। किस किस के बीच में? किस किस के बीच में मैं फॉर्म करता हूं यहां पर? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वर्सेस टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मैं ग्राफ फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं एक सॉल्वेंट का ग्राफ फॉर्म करता हूं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो बॉन्डिंग फोर्स होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही होगी उनके बीच में, वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी और धीरे धीरे टूट जाएगी। और जैसे ही टूटी तो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा होने वाला है। तो यहां देखो, अगर मैं सॉल्वेंट का ग्राफ बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह से आएगा भाई कि यहां पर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा होगा? मेरा जो ग्राफ होगा वो बढ़ता जा रहा होगा, वैसे वैसे मेरा वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा। अब दूसरा, अगर मैं सॉल्यूशन का ग्राफ बनाता हूं, सॉल्यूशन का ग्राफ फॉर्म करता हूं मैं, सॉल्यूशन का अगर मैं ग्राफ फॉर्म करूं, सॉल्यूशन का अगर मैं ग्राफ फॉर्म करूं तो एक बात तो साफ है, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि सॉल्यूशन का ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ सॉल्वेंट से कम होने वाला है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट हो गया। सॉल्यूट प्रेजेंट हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो यहां पर जो सॉल्यूशन का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आने वाला है। ये हमारे पास सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये हमारे पास सॉल्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे आपको बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा सा गलत अंदाजा था, उसी तरीके से आपको फ्रीजिंग पॉइंट का भी गलत अंदाजा है। अब बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जानते हो भाई? फ्रीजिंग पॉइंट कौन जानता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which, it is the temperature at which vapor pressure of liquid state, vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए, तो उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो? फ्रीजिंग पॉइंट। किसी किसी को ये डेफिनेशन बहुत नहीं लग रही होगी, ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की। जैसे आपने
झटका आपको तब लगा था जब आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। यादों को झटका तब लगा जब उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन सुनी। ठीक है, तो यही एक्चुअल डेफिनेशन होती है फ्रीजिंग पॉइंट की, इस बात का ध्यान रखो। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर होता है। अगर मैं सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, अगर मैं यहां पर अगर सॉलिड सॉल्वेंट के लिए ये ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। वो ग्राफ किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये ग्राफ है। ये किसका है? सॉलिड सॉल्वेंट का। ये किसका है? सॉलिड सॉल्वेंट का। ये सॉलिड सॉल्वेंट का है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट आ रही है, ये वाली जो स्टेट है, इस स्टेट पर आकर सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये जो टेम्परेचर होगा आपके लिए, ये जो टेम्परेचर है, ये वाला देख रहे हो, ये वाला टेम्परेचर, ये इस सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये क्या होगा? TF ऑफ सॉल्वेंट। TF ऑफ सॉल्वेंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां पर समझो कि अब ये सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट में ये जो ग्राफ होगा वो यहां पर आकर टच होगा, ये यहां पर आकर टच हो रहा है, ये वाला ये पॉइंट इस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यहां पर सॉलिड और सॉल्यूशन इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर आने वाला है, ये वाला जो टेम्परेचर है, ये वाला देखो, ये वाला जो टेम्परेचर है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या होने वाला है? ये पॉइंट होने वाला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है ये पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने जैसे बोला था कि सॉल्यूशन में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सॉल्वेंट से कम है। अब ये कितना कम हुआ? कि ये इतना कम हुआ, देखने से तो ये पता चल रहा है कि ये इतना कम हुआ। इसे कितना कम हुआ? इसे बोलते हैं डिप्रेशन, कि कितना डिप्रेस हो गया, कितना कम हो गया भाई। तो यहां पर इसे बोलेंगे डेल्टा TF, कि डेल्टा TF, कि अब डेल्टा TF अगर निकालना है तो किस तरह से सोच सकते हैं कि डेल्टा TF यार, कि सॉल्वेंट में से क्या करो? सॉल्यूशन का माइनस कर दो, वही आपका डेल्टा TF होगा। कि ये जो आपका डेल्टा TF आएगा ना, ये आपका जो डेल्टा TF आएगा वो ये आएगा, देखो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा? कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये कर लो, ठीक है। या अगर हमें कभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़े, मेनली अपन को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो वो किसके बराबर होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किसके बराबर होगा? कि डेल्टा TF, ठीक है, जो सॉल्वेंट का है उसमें से, सॉरी, सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से अगर डेल्टा TF माइनस कर दिया जाए तो ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहां पर जो TF ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF, जानते हो ना डेल्टा TF, ठीक है। तो ये हमारा यहां से एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकलता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए। जैसे हमारा जो, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, यहां पर दिमाग लगाया ना, ठीक है, दिमाग लगाया हो तो थोड़ा सा अगर सोचो कि ऐसा ही एक्सप्रेशन हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के लिए आया था, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा TF, क्योंकि वहां एलिवेशन था, यहां पर क्या है? डिफ्रेशन, तो माइनस हो रहा है। इस तरह से याद कर सकते हो, एलिवेशन है तो डेल्टा TB ऐड होगा, और अगर डिप्रेशन है तो डेल्टा TF क्या होगा? माइनस होगा। इससे ध्यान रख सकते हैं। अब अपन ने क्या करे? कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपेरिमेंट करे, और एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला कि जो हमारा डेल्टा TF है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के। और मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है। अब अगर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, मतलब ये जो डेल्टा TF है वो हमारी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। समझ आ रहा है कुछ? ठीक है, ऐसा ही तो अपन ने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में करा था, ठीक है। तो यहां से अपन ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा TF है वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको आगे सॉल्व करा तो हमारे पास जो डेल्टा TF आया वो आया KB इंटू KF इंटू M, ठीक है, KF इंटू M।
यहाँ से हमारा ये एक्सप्रेशन निकलता है भाई। अब आप बोलोगे कि KF क्या होता है भाई, M का मतलब तो मोलिलिटी है, ठीक है, ये तो फिक्स है। अब जो हमारा KF है ना, जो हमारा KF आया है वो हमारा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है भाई? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, की मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। और या इसे बोलते हैं कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कायरोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और जो हमारा जो KF है वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि जैसे ही ये सॉल्वेंट चेंज होगा KF की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। हर एक सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे जैसे सॉल्वेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी KF की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा KF है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। सॉल्वेंट जैसे ही चेंज होगा, सॉल्वेंट चेंज होगा वैसे ही हमारा जो KF है वो भी चेंज हो जाएगा, वैसे ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि KF जो है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है यार, कि सॉल्वेंट चेंज तो KF चेंज। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी आई है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसे अपन इस ग्राफ से, और ये जो सारी चीजें यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना सारा तो पढ़ा अपन ने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहां पर हमारे लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये जो हमारे एक्सप्रेशन निकले हैं ये दोनों, ये बहुत काम के हैं। जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनका बड़ा यूज आने वाला है, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है यार हमारे पास वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन पाई से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इन सब की अपन बात करने वाले हैं। तो यहां देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को बड़ी आसानी से अपन समझ सकते हैं, किस तरह से, जैसे कि समझो यार कि हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास क्या है, एक बीकर है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ये बीकर है भाई, ठीक है। अब इस बीकर को मैंने क्या करा हुआ है, सेपरेट करके रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमियल मेम्ब्रेन, कि एक सेमी परमियल मेम्ब्रेन की मदद से मैंने क्या करके रखा हुआ, इसे सेपरेट करके रखा हुआ। ये मेरी सेमी परमियल मेम्ब्रेन है, ये मेरी सेमी परमियल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जानते हो ना, जो बायो वाले होंगे वो जानते होंगे यार, ठीक है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कुछ खास बातें होती हैं, ठीक है, उसकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको खास बातें पता चलती जाएंगी। अब इस बीकर में मैंने एक साइड प्योर सॉल्वेंट भर के रखा हुआ है, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। क्या है हमारे पास? ये प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहां पर देखो, और दूसरी साइड मैंने क्या भर के रखा हुआ है, यहां पर सॉल्यूशन भर के रखा हुआ, यहां पर सॉल्यूशन भर के रखा हुआ, ये सॉल्वेंट और इसके अंदर कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये सॉल्यूशन है, ये मेरे पास सॉल्यूशन यहां पर मैंने भर के रखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें, ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन पर मैंने क्या करके रखा हुआ, इस साइड एक पिस्टन भी लगा के रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? एक पिस्टन भी लगा के रखा हुआ है। यहां पर मैंने एक पिस्टन भी लगा के रखा हुआ है, ये पिस्टन है मेरे पास, ये पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन लगा के रखा हुआ है। अब यहां पर देखो कि अब एक्चुअल में हमारे पास कहानी क्या है, सीन क्या है। सीन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक बीकर है जिसके बीच में सेमी परमियल मेंबर लगी हुई है, जिसके एक साइड प्योर सॉल्वेंट भर के रखा हुआ है और दूसरी साइड हमने क्या भर के रखा हुआ है, सॉल्यूशन भर के रखा हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब यहां पर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अब यहां पर क्या होने वाला है कि यहां पर एक बात देखें तो यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है और इस साइड सॉल्वेंट कम है। तो अब जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन का मतलब यहां पर यह है कि जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से मूव करेगा उस साइड जहां पर सॉल्वेंट कम है। मतलब ये जो सॉल्वेंट है वो मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूव होगा। सॉल्वेंट कहां से कहां मूव कर सकता है, यहां से यहां मूव कर सकता है, ठीक है, यहां से यहां भी मूव कर सकता है। आप बोलोगे सेमी परमियल मेम्ब्रेन इससे पास होने देगी,
कि हाँ भाई पास होने देगी, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो पास होने देता है, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। तो सॉल्वेंट इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो नेट मूवमेंट आएगा वो कहां से कहां आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा यहां पर है, तो यहां से नेट मूवमेंट इस साइड ही आने वाला है। तो जो नेट सॉल्वेंट है वो यहां से मूव करेगा और इस साइड क्या करेगा, मूव कर जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे, ये जो नेट मूवमेंट आने वाला है सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, यहां से यहां आ रहा है इस साइड से। अब कोई ये सोचे कि मुझे सॉल्वेंट को इस सॉल्यूशन में आने से रोकना है, क्या करना है, इस सॉल्वेंट को इस सॉल्यूशन में आने से रोकना है। तो उसका तो एक ही तरीका है कि यहां पर जो पिस्टन रखा हुआ है उससे आप प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करते जाओगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी है इधर से इधर मूव करने की, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये ज्यादा मूव कर रहा है। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो। एक ऐसा प्रेशर आया जिस पर ये जो सॉल्वेंट है जो मूव करना क्या हो गया, लगभग बंद हो गया। तो उस प्रेशर को आपने क्या अप्लाई किया, या जो एक्सटर्नल प्रेशर जहां पर आप अप्लाई कर रहे थे, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था ये क्या था, पी एक्सटर्नल था। इस एक्सटर्नल को ही क्या आपने बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है, ऑस्मोसिस प्रोसेस ही तो है, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करोगे आप बाहर से, वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होने वाला है, ठीक है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, ठीक है, तो ये जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, याद रखना कि यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, मोलरिटी है, ठीक है। और यहां पर यह भी देखा गया कि जो पाई था हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन दोनों को मिलाया गया तो जो हमारी इक्वेशन बनी क्या बनी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, पाई इक्वल टू सी आर, ठीक है, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो यहां पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। यहां पर जो हमारा पाई है वो क्या है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। पाई क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और जो हमारा सी है वो क्या है, हमारी मोलरिटी है। मोलरिटी जानते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो हमारा आर है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये तो तुम्हारा फेवरेट होगा यार, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, याद है ना इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो वैल्यू यूज होगी वो कौन सी वैल्यू यूज होगी, आर इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर जो आप प्रेशर लोगे वो एटीएम में होने वाला है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो वॉल्यूम यूज होगा कॉन्सेंट्रेशन में वो लीटर में है। तो यहाँ पर जो आर यूज करोगे वो कितना यूज करोगे, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और जो हमारा टी है वो क्या है, हमारा टेम्परेचर है, वो हमारा क्या है, टेम्परेचर है, ये ध्यान रखें। और ये से अपन को केल्विन में पुट करना है, सेल्सियस में पुट मत कर देना। और सेल्सियस में पुट करोगे तो यहाँ पर गलत जवाब आ सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है वो केल्विन में पुट हो, आर की वैल्यू 0.0821 ही यूज हो, क्योंकि यहां पर अपन जो पाई है वो एटीएम में है और जो वॉल्यूम है वो लीटर में यूज कर रहे हैं अपन, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो फॉर्मूला निकला है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो कितना निकला है, पाई इक्वल टू सी आर टी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म और आता है हमारे पास, वो होता है आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक छोटा सा टर्म है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए, कि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 1 में लग रहा है अगर उतना ही भी ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन में 2 दोनों में लग रहा है, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, तो वो एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं C1
RT इक्वल टू क्या, C2RT। RT से RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है कि उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर होना चाहिए, और सेकेंडरी कंडीशन क्या है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है। ये जो निकला है ये वाला जो है ये प्राइमरी कंडीशन है। ये क्या है, हमारी प्राइमरी कंडीशन, ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जो C1 C2 निकली है वो हमारी सेकेंडरी कंडीशन है, इस बात का भी ध्यान रखें, ये हमारी सेकेंडरी कंडीशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देखा जाता है हमारे डे टू डे लाइफ में कि जो हमारा ह्यूमन ब्लड है, ठीक है, वो किसके आइसोटोनिक होता है, 0.91% WYB NaCl सॉल्यूशन के, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl कितना, 0.91% WYB आइसोटोनिक टू ह्यूमन ब्लड के आइसोटोनिक होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 0.91% WYB जो सॉल्यूशन होता है NaCl का वाटर में वो ह्यूमन ब्लड के आइसोटोनिक होता है, मतलब उनका NaCl का और ह्यूमन ब्लड का जो प्रेशर आने वाला है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है, इक्वल आने वाला है, ठीक है। इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और यहां पर आकर जो हमारी सारी की सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में थी, उन चारों को अपन ने खत्म कर लिया है। 2 अपन पहले पढ़ चुके थे, 2 आज अपन ने खत्म कर ली है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये फॉर्मूले हमारे पास निकले हैं, लेकिन उनका जो एक्चुअल यूज है वो एबनॉर्मल में ही जाके आपको पता चलता है, ठीक है। तो उसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले बताया ना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।